तो चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की। युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए करीब 10 महीने हो चुके हैं। जंग की शुरुआत भले ही पुतिन बनाम जेलेंस्की से हुई हो, लेकिन आज के दिन यह जंग पुतिन बनाम बाइडेन में तब्दील हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जिससे रूस घुटने टेक सके। अपने इसी मिशन के तहत अमेरिका यूक्रेन तक NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट के साथ उसकी बातचीत का दौर भी जारी है, जिससे कि वहां तैनात NASAMS सिस्टम जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन तक पहुंच जाए। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका अगले कुछ महीनों में यूक्रेन के जंगी बेड़े में ज्यादा से ज्यादा NASAMS सिस्टम को शामिल करना चाहता है, ताकि रूस के हर हमले का यूक्रेन डट कर जवाब दे सके, पूरी ताकत से जवाब दे सके। पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि NASAMS कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूक्रेन के पास गया तो कैसे यूक्रेन मजबूत होगा और रशिया की चिंताएं बढ़ जाएंगी। फिर उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक रिपोर्ट पर। अमेरिका यूक्रेन की यारी रूस पर पड़ेगी भारी। अमेरिका का नया कवच रूस के लिए कार। खतरनाक NASAMS से रूस में मची खलबली। यूक्रेन रूस जंग को शुरू हुए आज पूरे 284 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद और तबाह करने पर अब भी उसी तरह आमादा हैं जैसे जंग की शुरुआत कल ही हुई हो। दोनों ने एक दूसरे को पस्त करने के लिए अपना पूरा जंगी बेड़ा मैदान में उतार दिया है। अब इस घातक युद्ध में नए और खतरनाक हथियार की एंट्री होने वाली है। अमेरिका यूक्रेन तक अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS जल्द से जल्द पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है। इस कवच के आते ही यूक्रेन की पावर पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका अब इस कोशिश में लगा है कि कैसे मिडिल ईस्ट में तैनात NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तक पहुंचे और वो रूस में तबाही मचा दे। अब आप जरा NASAMS मिसाइल सिस्टम की खासियत को जान लीजिए, जिसके नाम भर से रूस में खलबली मची हुई है। एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है NASAMS। ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत रखता है, लड़ाकू विमानों को मारने की क्षमता है। NASAMS आसमान में क्रूज मिसाइल का किलर है। AIM-9 साइडविंडर IRIS-T मिसाइल से लैस है। करीब 10 देश इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर में 6 खाने होते हैं। हर खाने में 2-2 मिसाइलें तैनात होती हैं। एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें छूट सकती हैं। टारगेट हिट करने की रेंज 50 किलोमीटर है। टारगेट डिटेक्ट करने की रेंज 120 किलोमीटर है। NASAMS मिसाइल सिस्टम के 3 वेरिएंट हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस सिक्योरिटी में तैनात है। वॉशिंगटन DC के एयर डिफेंस में तैनात है NASAMS। नॉर्वे और अमेरिका ने NASAMS सिस्टम मिलकर बनाया है। तो देखा आपने NASAMS सिस्टम से रूस की नींद क्यों उड़ी हुई है। इसकी ताकत और दुश्मन को धूल चटाने वाली टेक्निक अब इस जंग में यूक्रेन की शक्ति बढ़ाने वाली है। रूस की सेना पर NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम अब मौत बनकर बरसने वाला है। बस यूक्रेन को अब इंतजार है तो बस इस अमेरिकी कवच के जल्द से जल्द अपने पास पहुंचने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आपको याद होगा हाल ही में अभी नाटो देशों की बैठक हुई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई कि रशिया को रोका कैसे जाए, और शायद ये एक बड़ा हिस्सा नाटो और अमेरिका का नजर आता है उनकी रणनीति का कि उन्होंने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को अब यूक्रेन में और ज्यादा डिप्लॉय करने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसे पूरी तरह से डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि यूक्रेन रशिया की मुश्किलें बढ़ा दें। इसी पर समझने की कोशिश करेंगे डिप्लोमेसी क्या कहती है, इससे यूक्रेन कितना मजबूत होगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सूरी जी जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह जी जुड़ गए जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। सर से भी समझने की कोशिश करेंगे कि वॉर जोन में इस वक्त जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ही है, जहां पर लगातार हमलों के तेज होने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और हमलों के तेज होने का सिलसिला जारी है। इन सब चीजों के बीच में वैश्विक स्तर पर जो बड़े देश हैं
कुछ यूक्रेन के साथ, कुछ रशिया के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में इन फैसलों का क्या इंपैक्ट होगा? नेसेम्स जल्द ही यूक्रेन को मिलने जा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले संजय सोई सर, मैं आप ही से समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि कई सारे डिफेंस सिस्टम हो, हथियार हो, रशिया नाटो की ओर, माफ कीजिएगा, अमेरिका नाटो की ओर से यूक्रेन को दिए गए हैं। अब ये नेसेम्स की जो सौगात दी जानी है यूक्रेन को, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी सर आप क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ जंग में सीधे तौर पर जंग जीतने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, या फिर अमेरिका की मंशा कुछ और हो सकती है इस युद्ध को लेकर? ये अनुराग, ऐसा है कि जैसा हम देख रहे हैं कि अभी युद्ध जो जिस स्थिति में है, सर्दियां आ रही हैं और अब ज्यादातर हमले आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि मिसाइल के द्वारा, एयर के द्वारा और इस तरह के हमले ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर फिजिकल अटैक्स कम हो रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियां आ गई, बर्फ पड़ गई है और ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 1-2 महीने तक ऐसा कम होगा। और खास तौर से जिस प्रकार रशिया मिसाइल्स के द्वारा और एयर अटैक के द्वारा उनके एनर्जी सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, उनके काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये सब देखते हुए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि ये चीज़ अभी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस समय में, अगर यूक्रेन को ज़रूरत है, वो अभी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि यही क्रिटिकल है। आज जो एक सेकंड फ्रंट खुला हुआ है, रशिया ने एनर्जी सिस्टम पर मिसाइल और एयर अटैक कर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक कर रहे हैं, जिसका तोड़ अभी यूक्रेन को ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा था। और ये नेसेम जो ये मीडियम रेंज है, 50 किलोमीटर की रेंज है, नॉर्वे और अमेरिका का जॉइंट प्रोडक्शन है। और ये जो चीज़ दी जाएगी, इससे एक तरह से जैसे आपने खुद दिखाया अभी, फाइटर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए और क्रूज मिसाइल हो गई। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन एक ताकत में बहुत बढ़ावा होगा, बहुत इजाफा होगा। अनुराग, ठीक है सर, बहुत अहम बात आपने कही। बहुत जल्दी से आरएसएन सिंह सर, मैं आपसे समझूं कि पहले तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सहमति बना दी नाटो ने, फिर अमेरिका इंडिविजुअल स्तर पर इस बात को तय कर रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो इस बात पर फोकस करें कि जल्द से जल्द नेसेम्स जो है वो यूक्रेन तक पहुंचा दिया जाए। ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? क्या चौतरफा घेरने की पूरी प्लानिंग है रशिया को? सबसे पहले कई बार आप लोगों को मैंने कहा कि ये कर्नल रिटायर्ड नहीं कहने के लिए, ये मैं कोई उस कर्नल और रिटायर्ड की हैसियत से आपके सामने नहीं बैठा हुआ। एक बहुत परिश्रम के बाद और बहुत लगन के बाद यहाँ तक मैं एक विश्लेषक हूँ, ठीक है? तो ये कर्नल और रिटायर्ड, सर मैं माफी चाहता हूँ, कोशिश करेंगे कि आगे से ये गलती कभी ना दोहराई जाए सर, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा सर। हाँ, देखिए, ये आपने अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की, तो ये तो डिफेंसिव वेपन्स है ना जी। आप एयर डिफेंस वेपन्स को ऑफेंसिव रोल में तो नहीं यूज करते हैं, तो ये तो एक बचाव का साधन है। और जैसा कि जनरल साहब ने आपको बताया कि जिस दौर पे अभी ये युद्ध पहुंच गया है जी, उसमें अभी ये सर्दियों का वक्त है, नाइपर रिवर के इस पार और उस पार मतलब मोर्चे बंधे हुए हैं। अभी कुछ भी अगर हो सकता है तो हवाई एयर मीडियम के थ्रू हो सकता है, तो इसीलिए बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम उनको दिया गया है। इससे मुझे नहीं लगता है कि युद्ध का रुख कोई बदलेगा। जब युद्ध का रुख ये है कि अभी जैसा कि इन्होंने हमारे मित्र ने कहा कि वहां की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, सर्दियों का वक्त है जी। और इसी कारण आपने जो आपने ये निर्णय देखा कि वो प्राइस कैप जो लगाया है ऑयल पे 60 बैरल्स, ये तो जो चीज अभी जमीन पे नहीं मुमकिन है ये सर्दियों के कारण, तो इसीलिए आर्थिक प्रतिबंध लगा के एक जो आर्थिक, जिसको इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं, उसको उसपे और तेजी ला दी गई है, ठीक है ना? तो ये केवल अगर आप इस पे केवल विश्लेषण करेंगे कि जमीन पे आज खेरसोन गया, उसने कब्जा कर लिया, वो वहां से हट गया, ईस्टर्न डॉनबास लुहांस्क इलाके में क्या हो रहा है, तो थोड़ा हमारा विश्लेषण कम में कहीं खामियां होंगी। इसका पूरा आप एक परिप्रेक्ष्य, एक ओवरऑल जिसको कहते हैं एक पूर्ण परिप्रेक्ष्य लीजिए, और पूर्ण परिप्रेक्ष्य ये है कि पूरी दुनिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हो गई है। और इसलिए इस युद्ध का समापन
समापन इतना आसान नहीं है। आप बिल्कुल शांति सर। की बात करते हैं, आप शांति की बात करते हैं, पोलैंड और यूक्रेन तो कह रहा है कि $60 क्या $30 से बैरल आप कर दो इसको। तो आप बताइए कि ऐसे में कोई शांति वार्ता हो सकती है? बिल्कुल सर, ठीक है सर। और इसके कई मैं लेकिन जो हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, अगर सोई सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सिर्फ सुगबुगाहट भरती कि ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को मिल जाएगा, तो रशिया ने इसे बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। रशिया कह रहा था कि अब नाटो में हमले के दरवाजे खोल दिए हैं नाटो ने खुद ये फैसला लेकर। अब NASAMS को लेकर हालांकि प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सिर्फ ये एयर डिफेंस सिस्टम रक्षात्मक प्रणाली ही यूक्रेन की बनकर साबित होगा। क्या हम इसे इस तौर पर ही समझे या फिर रशिया के लिए ये बड़ा थ्रेट है? नहीं, ऐसा है कि रशिया के लिए थ्रेट इस तरह से कि जो उनकी एयर स्ट्राइक आएंगी जी। जो आज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया और RSN सिंह जी ने बताया कि उसको अगर वो ब्रेक कर लेते हैं तो यानी कि रशिया का जो ऑफेंसिव है, जो उनकी अटैकिंग, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसको डिफीट कर देंगे ये लोग। कि आज वो एनर्जी सेक्टर पे है या जो उनके डिफेंसेस हैं या उनके टैंक हैं, उनका AD सिस्टम है, जो उनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया अटैक कर रहा है, उसको अगर ये रोक लेते हैं एयर डिफेंस के द्वारा और उनकी एयर को थ्रेट हो जाता है, तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा 1-2 महीने के लिए सपोर्ट हो जाएगी। उनका सर्वाइवल का सवाल है आज की तारीख में। जिस प्रकार से वहाँ पूरा एनर्जी सेक्टर खराब बर्बाद हो गया है, और आज मैं देख रहा था सुबह वहाँ -6 डिग्री हो गया है और कल -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, और ये ठंड वहाँ बढ़ती जाएगी। और ये एक वहाँ पर उनका जिंदा रहने का सवाल हो गया कि किस प्रकार से बचेंगे। इंडिया के जैसे नहीं है, वहाँ पे सब सेंट्रली हीटेड है। यहाँ तो आदमी एक रजाई की बजाय 2 रजाई लेके सो जाता है। वहाँ पर ऐसा हिसाब किताब नहीं है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि अमेरिका और बाकी लोग भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेस्टोर करने की बार बार बात कर रहे हैं। और जो एयर डिफेंस दिया गया ये उसी को बचाने के तहत है कि उसको किस प्रकार से बचाया जा सके और यूक्रेन ताकि आगे लड़ाई के लिए सक्षम रह सके। सिंह साहब, मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्योंकि जो NASAMS की सौगात दी जानी है या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की सौगात दी जानी है, इसमें खास बात यह है कि अभी वक्त लगेगा। वक्त हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, हो सकता है 4 महीने भी लग जाए। तब तक यूक्रेन अपने आप को इस ठंड के मौके पर, ठंड के मौसम में जंग में स्टैंड करने के लिए क्या कर सकता है, या दूसरे देश जो नाटो के हैं वो कैसे यूक्रेन की मदद कर सकते हैं? नहीं, कोई भी नया वेपन सिस्टम को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता है जी। उसमें उसका प्रशिक्षण होता है, कई मतलब समय लगता है उसमें, इसमें कई हफ्ते लग जा सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी अगर आप थ्रेट परसेप्शन देखें तो जैसा कि जनरल साहब ने कहा, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अभी जो थ्रेट परसेप्शन है उनका वो रशियन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स से भी उनका खतरा है। तो इस तहत ये एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये कितना इफेक्टिव है। क्या मान लीजिए इजरायली का आयरन डोम जैसे है डिफेंस सिस्टम, तो 95% वो बिल्कुल सफल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रॉकेट्स तो आ ही जाते हैं ना। बिल्कुल सर। तो रशिया के पास भी कुछ ऐसे साधन हैं, उसके पास मीन्स है जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को अगर मान लीजिए अगर 50% भी उसका वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हालात तो वैसे ही बने रहेंगे यूक्रेन में। लेकिन सबसे पता नहीं कि में थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि आज से कुछ हफ्ते पहले वहां थे, उसी समय वो सर्दियों का कहर बहुत ज्यादा था, और अभी तो और भी वो कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें विंटर एक हथियार के रूप में इस युद्ध में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सर। आप सोई सर कुछ कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक रूप से रहा है। ठीक है सर, सोई सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल जो जिस प्रकार से बताया कि ये जो सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, ये काफी महंगे पड़ते हैं। और जैसे कि RSN सर ने बताया था कि वो फिर भी कुछ मिसाइल लैंड कर जाती थी क्योंकि बहुत सस्ते हैं, कई बार सस्ते मिसाइल हैं, सस्ते ड्रोन है। उसके मुकाबले जो NASAM है या पैट्रियट है, एक मिसाइल इतनी महंगी पड़ती है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता यहाँ पर। इसीलिए जो इजराइल पहले वो चेक करते थे उनके रडार के द्वारा आयरन डोम में
कि कौन सी मिसाइल खतरनाक टारगेट की तरफ जा रही है, कौन सी डेजर्ट की तरफ जा रही है, कौन से रॉकेट जा रहे हैं, तो उन्हीं को सिलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था, क्योंकि एक एक मिसाइल काफी कीमती पड़ती है। सर ये तो बहुत अहम पहलू आपने बताया, लेकिन मैं अगर आपसे ये भी समझने की कोशिश करूं कि इस पूरी जंग में ये तो साफ है कि प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ी जा रही है, और जैसे जैसे बैठकें होती हैं वैसे वैसे कुछ ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया जाता है, चाहे वो रशिया करे, चाहे वो नाटो देश करे, चाहे वो यूक्रेन करे, जो सामने वाले की टेंशन बढ़ा देता है। तो ये जो दो बड़ी बातें कही गई हैं कि हम पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, नसाम्स दे देंगे, क्या ये दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति है? क्योंकि अभी आने में वक्त लगेगा, इस बात को आरएसएन सिंह सर ने भी समझाया, आप भी यही चीज समझा रहे हैं, आने में वक्त लगेगा। तो क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है कि विंटर वॉर जैसे तैसे यूक्रेन जो है वो झेल जाए रशिया का? सर तो हाँ, नहीं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि ये इस प्रकार के कई किस्म के प्रेशर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ऑयल की कीमत कम करने के हो, या नेटो ने अनाउंस किया था कि हम यूक्रेन को ले लेंगे, वैसे 14 साल से लिया नहीं, अब पता नहीं कब लेंगे और कब लेंगे, ये सब आगे की कहानी है। ये वेपन सिस्टम जो डिलीवर हो रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं, आरएसएन सर ने बताया कि ये कब डिलीवर होगा, कब ट्रेनिंग होगी, कब डिप्लॉय होगा, और कई बार पुराने सिस्टम दे रहे हैं। और आज जो यूक्रेन की जो हालात है वहां पर उनका ट्रेन सोल्जर्स की भी काफी कैजुअलिटी हो चुके हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस इस समय चल रही है। और उधर से रशिया की भी क्राइसिस है कि उनका भी इतने वेपन और इतना मिसाइल्स वगैरह फायर हो चुके हैं, वहां पर उसको कहीं बाहर से ज्यादा से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये युद्ध जितना अभी लंबा खिंच रहा है उसमें दोनों ही देशों को काफी दिक्कत आ रही है, और वेस्ट का उद्देश्य ये लग रहा है कि किस प्रकार रशिया को और ज्यादा से ज्यादा वीक करके छोड़ दिया जाए और रशिया को एक नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए। और आरएसएन सिंह सर ने भी कहा कि ये जो ठंड है दरअसल ये एक वेपन है रशिया के लिए, तो इस वेपन को अगर पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर ले या फिर इससे लड़ जाए यूक्रेन, तो क्या आने वाले वक्त में वॉर ज्यादा मुश्किलात भरे हो सकते हैं रशिया के लिए? बहरहाल ये तमाम सवाल छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।